वेलकम टू द अपकमिंग प्रोग्रामर चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है यूजिंग C++, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। मींस व्हाई डू वी नीड क्लासेस, व्हाई डू वी कॉल ऑब्जेक्ट एज इंस्टेंस ऑफ क्लास, लाइक व्हेन वी आर बिगिनर्स। जब हम लोग नए कोडिंग फील्ड में आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन के थ्रू मल्टीपल 10, 20, 50 फंक्शन लिखते हैं। फिर क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग क्लास बनाते हैं, क्यों ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्यों हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। इस सारे का आंसर हम लोग इस वीडियो में मिल जाएगा हम लोग को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर। मींस लाइक इफ यू आर डिक्लेयरिंग अ क्लास एंड वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग लाइक पब्लिक, protected or private, then what will be the default access specifier? Or if you are writing private or public or protected, then outside the class or inside the class who can access, can a different class can access the data member, can a main method can access the data member or member function or not। तो ये सारे आंसर हम लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होता है। मेनली कंस्ट्रक्टर हम लोग पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर आर नीडेड व्हेन वी हैव टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। बट व्हाट आर द मोर अबाउट कंस्ट्रक्टर, like if we are in a class, if we have to if we need 4 or 5 constructor or more constructor, is it possible to create a class with multiple constructor or not। ये सारा आंसर हम लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर क्या होता है। मेनली जब स्टूडेंट ओपीपी पढ़ते हैं, they are mainly focused on constructor, they forget to understand the concept of destructor, और वो आगे चल के major issues फेस करते हैं प्रोग्रामिंग में। लाइक इफ यू आर राइटिंग अ 10,000 or 5,000 line of code, or in our project there is huge amount of code, huge line of codes are there and we don't know the use of destructor, तो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेगा और आगे जाके मेमोरी लीक का प्रॉब्लम अकर कर सकता है। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, जो मेमोरी हम लोग यूज़ कर लिए और उसका काम नहीं है उसको हम लोग फ्री कर देते हैं। तो ये सब कुछ आगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। लाइक इफ इन दिस रूम आई एम सिटिंग इन माई रूम, an outsider cannot access anything of this room without my permission, and if I allow my friend to come at my home and he is in this room, and if I allow that you are my friend and you can access anything in this room which is mine, so ये एक फ्रेंड फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि एक क्लास है हमारा और उस क्लास का मेंबर ना होते हुए भी एक बाहर का फंक्शन उस क्लास के मेथड्स को, उस क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कैसे कर सकता है, और वो सब कुछ हम लोग फ्रेंड फंक्शन में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्लास। As a simple example, class is a definition. Class is a collection of similar type of object, like fruit is a class in which mango, apple and oranges। एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि हमारा क्लास क्या होगा, एक सिमिलर टाइप का ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होगा। वाई क्लास इज इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्यों हम लोग को क्लास बनाने का जरूरत पड़ा। हम लोग सिंपल मेथड फंक्शन बना बना के अगर प्रोग्राम लिख सकते हैं तो फिर क्लास क्यों चाहिए हम लोग को। तो इसका आंसर होगा इनकैप्सुलेशन के लिए। जैसे कि हमारा कोड बहुत बड़ा है, प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करते हैं, जिसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। छोटे छोटे मॉड्यूल में हम पहले अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं और उसको आगे चल के आपस में इंटरलिंक कर देते हैं। और हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे भी चीज होते हैं दैट शुड नॉट बी इंटरेक्ट विद द यूजर, दैट शुड बी हाइड, दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। सो इन दैट केस वी यूज अब्स्ट्रैक्शन। तो ये सब कुछ को ऑक्यूपाई करने के लिए हम लोग क्लास बनाते हैं और इसीलिए हमारे लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। In simple word, we can say that it allows us to divide the entire program into small modules. It gives us security. It helps us to concatenate or uh, interlink with multiple modules with each other। ये सारी functionalities को पाने के लिए हम लोग क्लास बनाते हैं। सबसे पहले क्लास का एक डेफिनेशन देखते हैं। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अगर क्लास को ओपन करके हम लोग देखें तो उसके अंदर होता क्या है, तो एक क्लास के अंदर हम लोग को क्या मिलेगा, डेटा मेंबर्स मिलेंगे, मेंबर फंक्शंस मिलेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर मिलेंगे, मल्टीपल कीवर्ड्स मिलेंगे। तो ये सब एक क्लास के अंदर होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास एज अ कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम, मेनली यहाँ पे एम्प्लॉय है और ई यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। अगर हम लोग चाहें
तो ई को स्मॉल भी लिख सकते हैं, इस ई को स्मॉल भी लिख सकते हैं, बट व्हेन वी आर राइटिंग कोड देयर इज सम रूल्स और गाइडलाइन। अगर हम लोग कैपिटल लेटर से अपने क्लास का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ गुड हैबिट फॉर एज अ प्रोग्रामर। तो ये हमारा क्लास का कीवर्ड है, ये हमारा क्लास का नाम एम्प्लॉय है, और ये हमारा कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे बंद होता है। यहाँ हमारे पास एक सेमीकोलन होना चाहिए, वो आगे हम लोग कोड में देख लेंगे। अब यहाँ पे आता है डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। नेम ऑफ द क्लास इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, these two are what, these two are the data member of the class, means they are the variable inside the class which are called data member। और क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं ये क्या है, कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा फंक्शन है। तो ये क्या कहलाएगा, ये मेंबर फंक्शन कहलाएगा। ये सिंपल सा एग्जांपल है, इस कोड के थ्रू हम लोग देखेंगे VS कोड पे कि हम लोग क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन सिंपल डेफिनेशन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। लाइक क्लास इज व्हाट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। अगर हम लोग क्लास बना दे और प्रोग्राम को रन करें तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा बट कुछ आउटपुट नहीं आएगा अगर हम लोग उसके इंस्टेंस से उसके डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं करते हैं, मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं करते हैं। तो क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है और क्या करता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट को एक रियल वर्ल्ड एंटिटी में कन्वर्ट करने में हम लोग का हेल्प करता है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं कंट्रोल, और ये VS कोड पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये क्लास हमारा क्या है, कीवर्ड है, एम्प्लॉय हमारे क्लास का नाम है। यहाँ से हमारा क्लास शुरू होता है और यहाँ हमारा क्लास खत्म होता है। इस सेमीकोलन को अगर हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे तो यहाँ एरर आएगा। इसका साइन है दैट वी हैव क्लोज आवर क्लास हियर। चलिए, ये हमारा रिटर्न टाइप, सॉरी डेटा टाइप है और ये हमारा डेटा मेंबर है क्लास का। यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो इस एम्प्लॉय आईडी और इस कैरेक्टर टाइप का एम्प्लॉय नेम है, इसके पहले यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। मीन्स ना ही हमारा, हमने ऊपर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कोई भी मेंशन नहीं किया। और जब हम लोग कुछ भी मेंशन नहीं करते तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये प्राइवेट होता है। तो हमारा ये दोनों क्या है, ये प्राइवेट है और यहाँ हम लोग पब्लिक लिख रहे हैं। मीन्स कि इसके नीचे जो भी होगा वो पब्लिक है। पब्लिक और प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट इतना हम लोग को ध्यान देना है कि ये दोनों हमारा क्या है, कुछ नहीं लिखे तो प्राइवेट है, और यहाँ पब्लिक मेंशन कर दिए तो इसके नीचे ये दोनों क्या है, वो ये सॉरी वो प्राइवेट है और ये दोनों क्या है, पब्लिक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन में आते हैं, मेन मेथड में, और अगर इसको हटा दें हम लोग तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्लास। अगर इस प्रोग्राम को रन करें हमारे पास कोई एरर नहीं आना चाहिए। ये हम रन करके दिखाते हैं, ये प्रोग्राम रन हो गया, कोई एरर नहीं आया क्योंकि ये प्रोग्राम कुछ कर ही नहीं रहा। ये क्लास क्रिएट तो हो रहा एज अ ब्लूप्रिंट, बट इसको रियल वर्ल्ड एंटिटी कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, जब हम लोग इसका इंस्टेंस बनाएंगे। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो पहले उसका वो ड्राइंग होता है, इंजीनियर लोग बनाते हैं, वो ब्लूप्रिंट होता है। उसके बाद वो जो लेबर एंड कंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो लोग घर को बिल्ड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो लोग क्लास का इंस्टेंस दे रहे हैं, और वो जो हम लोग ड्रॉ कराते हैं इंजीनियर से वो हमारा ब्लूप्रिंट है। सिमिलरली हम लोग ने ये ब्लूप्रिंट क्लास का बना लिया, ये हमारा ब्लूप्रिंट रहा। अब इस क्लास का इंस्टेंस बनाना है, मीन्स ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके लिए बहुत आसान है ऑब्जेक्ट बनाना। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मेन मेथड में आए, क्लास का नाम लिख देते हैं, ये हमारा क्लास का नाम, और जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नाम रखना है, ए रख दो, बी रख दो, ओबीजे रख दो। मेनली हम लोग ओबीजे लिखते हैं या फिर जो भी एक रियल मीनिंग हमारे प्रोग्राम को दे वैसा हम लोग नाम लिखते हैं। चलिए यहाँ पे एज एग्जांपल हम लोग ओबीजे लिखते हैं और इससे करो। तो इस प्रोग्राम में पहले इसको हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। चलिए, इस क्लास में ये हमारा क्लास, ये हमारा मेन मेथड, और यहाँ हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। मतलब कि अब इसको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है, हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। बट यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम नहीं होगा एक्सेस, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है। उसको हम लोग आगे देखेंगे, बट पहले देखते हैं हम लोग ये पब्लिक हमारा है, इसको एक्सेस करना है। इसके अंदर कुछ हम लोग काम दे देते हैं, लाइक सी आउट और आई एम अ
get detail function and I am being called by Shubham. ओके, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ये आउटपुट देगा। ये हमें यहाँ पे एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं किया इसीलिए। चलिए हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, include iostream and using name space std और ये सेमीकोलन। चलिए अब ये गायब हो जाना चाहिए। अगर अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये प्रोग्राम सही से रन होगा। इसके अंदर एक डेटा मेंबर भी है, 2 डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन भी है। बट इस मेंबर फंक्शन के पास कुछ काम है करने को, ये डिस्प्ले पे शो करने को, बट ये शो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अभी तक इंस्टांस में है, ये इसका इंस्टांस अभी तक इसको कॉल नहीं कर रहा। जब ये बोलेगा कि गेट डिटेल, तुम्हारे पास जो भी काम है यू हैव टू शो मी, तो उसके लिए इसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल कैसे करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये जो दोनों मेथड है इसको कॉल करना हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। कैसे? obj उसके बाद डॉट, इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या करेगा? बोलेगा ऑब्जेक्ट, आई एम ऑब्जेक्ट एंड आई एम यूजिंग द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर एंड टेल मी विच फंक्शन यू वांट टू इन्वोक। इन्वोक मीन्स कॉलिंग। प्रोग्रामिंग में हम लोग इन्वोक का मतलब क्या बोलते हैं? कॉलिंग। तो ये बोलेगा गेट डिटेल को कॉल करो और ऐसे। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डिटेल को कॉल करेगा। गेट डिटेल यहाँ पे आएगा इस क्लास के अंदर गेट डिटेल के पास और बोलेगा मेरे पास ये काम है, मुझे कॉल किया, मैं ये डिस्प्ले पे दिखाऊंगा बिकॉज इट्स माई वर्क। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। Called by Shubham, something getting error. What is the error? Cout doesn't a name type. Cout namespace std using namespace std. Then what is the error here? Everything is fine. Yes. तो ये अगर हम लोग पहले इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम लोग पहले डिलीट करते हैं, अब सेव करके इसको रन करते हैं। ये आया, आई एम on get detail function and I am being called by Shubham. ओके, यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को समझते हैं। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने गेट डिटेल फंक्शन को कॉल किया। वैसे ही सेट डिटेल में अगर हम लोग को कुछ वैल्यू पास करना है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cout और इसको कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी पेस्ट, आई एम गेट नहीं, इस बार आई एम सेट डिटेल फंक्शन। और अगर इसको कॉल करना है तो हम लोग क्या करेंगे? वापस obj डॉट, इस बार सेट डिटेल पैरेंथेसिस और ये सेमीकोलन, कंट्रोल एस। ये दोनों सेम लाइन में आउटपुट हमारा आ चुका है क्योंकि हम लोगों ने न्यू लाइन यूज नहीं किया। कॉल्ड बाय शुभम, इसके बाद न्यू लाइन आना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे न्यू लाइन लगा देते हैं। ओके, नाउ सेव एंड रन। नाउ वी कैन सी दैट ये दोनों फंक्शन इन्वोक हो चुके हैं बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सुंदर दिखे। इसको बंद करते हैं, अब इसको समझते हैं। ये हमारा क्लास, उसके अंदर 2 डेटा मेंबर, उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन और ये दूसरा मेंबर फंक्शन। हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करके इसको और इसको कॉल कर रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक के अंदर डिफाइंड है। अगर हम लोग करें यहाँ पे obj डॉट एम्प्लॉय id और इसको दे दे हम लोग कुछ वैल्यू पहले 100। ओके, एम्प्लॉय id, इसको cout के अंदर डालते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे क्या यहीं पे एरर आता है। क्या? Employee ID declare as line number 7 is inaccessible, means this is a private member of the class and it is showing a warning that you cannot access a private member of a class outside a class by using an instance of the class. तो ये हम लोग को एरर देगा।
इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एक क्वेश्चन, क्लास स्टूडेंट पब्लिक इंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके नीचे वॉइड गेट स्टूडेंट डिटेल्स। ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है क्या, हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम स्टूडेंट है, उसके अंदर हम लोग डिफाइन किए पब्लिक और उसके अंदर इंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि एक डेटा मेंबर है। उसके जस्ट नीचे हमारे पास क्या है, एक गेट स्टूडेंट डिटेल फंक्शन है। रजिस्ट्रेशन नंबर, अब इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही है या बोथ ऑफ द ए एंड बी आर करेक्ट, लेट्स चेक। पहले बोलता है रजिस्ट्रेशन नंबर इज अ डेटा मेंबर, मींस रजिस्ट्रेशन नंबर इज अ डेटा मेंबर। तो रूल क्या बोलता है, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर होता है और इसके पहले एक डेटा टाइप लगा हुआ है, तो यस इट इज अ डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, गेट स्टूडेंट डिटेल इज अ मेंबर फंक्शन। एक क्लास के अंदर अगर हम लोग फंक्शन बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन। तो ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। उसके पहले ये रिटर्न टाइप है, मीन्स वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस फंक्शन। ये क्या हमारा मेंबर फंक्शन है। यस, सेट स्टूडेंट डिटेल इज अ मेंबर फंक्शन, हेंस if both the options are correct। तो इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्या, क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लासेस का नीड क्या है, क्लासेस का सिंटेक्स क्या होता है, क्लास कैसे बनाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा मेंबर फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, अब हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। एक्सेस स्पेसिफायर पहले हम लोग जानते हैं 3 होते हैं। ये डिफाइन करता है दैट who can access the data member and the member function of the class। मीन्स एक क्लास के अंदर अगर हमारे पास मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स हैं तो क्लास के बाहर का कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है, ये हम लोग प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड में पढ़ते हैं। By default, all the members of a class are private if we don't specify any access specifier। मतलब कि अगर हम लोग जब क्लास बना रहे हैं और उसमें कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं पास करते हैं तो उसके अंदर के जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे लाइक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, दे विल बी कंसीडर, नॉट कंसीडर बट दे विल बी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। अब इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे। These are the 3 specifiers within the same class, in derived class, outside the class। चलिए, like if the data member or member function of a class is private, then within the same class, like if in a class there is a variable x and there is a function named as sum, so we can access the private data member of that class। For an example, अगर हम लोग कोड में देखें तो हमारे पास ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी 100 है। अगर हम लोग चाहें तो इसी क्लास के अंदर आके यहाँ पे सी आउट कर सकते हैं क्या, एम्प्लॉय आईडी, और ये हम लोग को आउटपुट देगा। ये रहा इसका आउटपुट। यहाँ पे एक हम लोग न्यू लाइन लगा देते हैं फॉर बेटर आउटपुट हैंडल। चलिए, पहले हम लोग को 100 आउटपुट देता है, मतलब ये हम लोग को देता है। ये प्राइवेट है, फिर भी हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ, इसी क्लास के अंदर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ एक्सेस करने का कोशिश करें इसमें, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड वी विल गेट at compile time an error that you cannot access this data member because this is private and you are trying to access outside the class। तो इसे कमेंट आउट ही हम लोग रहने देते हैं, वापस आते हैं। In derived class, like if you have a class here employee and we are having another class, इसको पहले हम लोग छोटा करते हैं थोड़ा, इसको हम लोग नाम देते हैं employee 111 और इसके अंदर अगर हम लोग चाहें उसको एक्सेस करना एम्प्लॉय आईडी को, तो ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज दे आर नॉट फ्रेंड, नाइदर दे आर इनहेरिटेड। Hence we can say that if the data member or the member function are private, they cannot be accessed outside the class or in the derived class they cannot be accessed, but within the class they can be accessed। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोटेक्टेड।
अगर प्रोटेक्टेड हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, और ये सेमीकोलन, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करते हैं हम लोग, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब ये जो दो था हमारा डेटा मेंबर, अब ये पहले प्राइवेट था बट नाउ दे आर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या बोलता है, सेम क्लास में तो एक्सेस होगा ही, बट इन डिराइव क्लास ऑल्सो, मीन्स जो प्राइवेट नहीं कर पाता था वो प्रोटेक्टेड करेगा। मीन्स क्लास के अंदर तो हम लोग एक्सेस कर ही सकते हैं इसको यहाँ पे, बट अगर हमारे पास एक और क्लास यहाँ पे होता, जैसे क्लास ABC, और ये हम लोग का क्लास ऐसे होता, और ये दोनों आपस में अगर इनहेरिट होते, इनहेरिटेंस जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये अगर इनहेरिट होते तो हम लोग इस एम्प्लॉय आईडी को इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते थे या उसमें मैनिपुलेशन कर सकते थे। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, बट इतना जानेंगे क्या, अगर हम लोग इनहेरिटेंस कर रहे हैं एक क्लास को दूसरे क्लास से, तो जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स होंगे या मेंबर फंक्शंस होंगे उनको दूसरे क्लास वाला एक्सेस कर सकता है। Outside the class, it is not possible to access the protected member function or data member outside the class. Like outside the class means in this main method, can we access it or not? No, we cannot. ना ही हम लोग प्राइवेट वाले को मेन में एक्सेस कर सकते हैं, ना ही हम लोग प्रोटेक्टेड वाले को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, बट डायरेक्टली हम लोग अगर पूछे कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक। तो हाँ, विद इन द सेम क्लास, यस, वो हमारे प्राइवेट प्रोटेक्टेड में भी होता था। इन डिराइव क्लास, हाँ, ये हमारे प्रोटेक्टेड में होता था। अगर एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है और उस पहले वाले क्लास के अंदर अगर कोई डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन पब्लिकली है तो उसको दूसरे क्लास वाला इनहेरिट कर सकता है और वो उसको एक्सेस भी कर सकता है। थर्ड है आउटसाइड द क्लास। यस, हियर वी कैन सी एन एग्जांपल कि हमारा ये गेट डिटेल और सेट डिटेल हमारा फंक्शन क्या था, ये हमारा पब्लिक था और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के बाहर, मींस आउटसाइड द क्लास, वी कैन एक्सेस इट एंड हियर वी आर एक्सेसिंग इट। सो इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं क्या, दैट who and how they can access the data member and the member function of the class, and is it possible to access the private or protected data member of the class outside the class? डायरेक्टली नॉट, बट इनडायरेक्टली कैसे हम लोग करेंगे वो हम लोग देखते हैं। लाइक एम्प्लॉय आईडी हमारा प्रोटेक्टेड है, चलिए इसको हम लोग प्राइवेट पहले कर देते हैं, PRI प्राइवेट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। नाउ दीज टू आर प्राइवेट और इसको हम लोग क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम लोग इसको प्रिंट करना है, इसको हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं और ये तो हमारा क्या है, पब्लिक है, इसको तो हम लोग क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट डिटेल को जैसे रन करेंगे तो नाउ वी कैन सी दैट वी आर एक्सेसिंग, मीन्स वी आर प्रिंटिंग the data member of the class which was private, means it was private but still we can see what is the value inside it by using the member function of the class. Directly if you are going to access it, it is not possible to access it, but by default from this we can access. चलिए एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, like we have a class name as employee, there is a integer data type like employee id, it is a data member of the class, another data member is of character type and its name is employee id. Then after we are declaring a public access specifier and we have two classes, two function names. Now in the main method we are creating the instance of the class, and here by using the instance means object of the class, we are trying to manipulate, means we are trying to initialize this data member. It is the part of the class but we are trying to initialize it outside the class. ये प्राइवेट है, अगर इसके पहले हम लोगों ने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया तो क्या ये प्राइवेट है, और प्राइवेट डेटा मेंबर को हम लोग क्लास के बाहर कर रहे हैं। क्या होता था, प्राइवेट को आउटसाइड द क्लास, नो इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, और वापस से उसको हम लोग शो कर रहे हैं। तो ए
1 2 3 4 आउटपुट आएगा, वो इनिशियलाइज ही नहीं होगा, वो बोलेगा दैट आई एम द प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ द क्लास एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सेस मी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये आउटपुट नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, कंपाइलेशन एरर आएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तब ये इनिशियलाइज होगा, और ये जब इनिशियलाइज होगा कंपाइलेशन के टाइम पे, तभी ये एरर मिलेगा दैट ओहो you are trying to access the data member of the class which is private, and you have forget the rule that if a data member or a member function is private, directly you cannot access it. Okay, let's move forward. How to achieve the encapsulation feature in C++? Before understanding the encapsulation, we should first know what is encapsulation. Encapsulation is, I have read it in my book, that it is wrapping of data into a single entity. Like when we open a capsule that we medicine, there is a multiple ingredients inside it, and when we are opening it, they will be scattered out. Similarly, in the programming, there is a concept of encapsulation. For example, here we have a car. Here there are multiple function of this car, like there is a model, speed, engine, speed limit, drive stop, set speed number. These are the multiple function or values which are related to this car. So they all means these all things are wrapped together and kept inside this class. Means they are wrapped, and they are kept inside the class. So they are encapsulated, means they are wrapped into a single entity. And what is that entity here? Single entity. That single entity is car. So this is a single entity, and inside that entity there is a model, there is a speed, there is an engine, there is a speed limit, there is a drive, there is a stop, and there is a set speed number. All these things are inside this car. So all these things are wrapped into a single unit, and that single unit is car. How to achieve encapsulation feature in C++? Like define a private data member in a class and define a public set and get accessor function which can be used to access these private data member. Why increase security of data? Like why do we need encapsulation feature? Like if we need security in our program or in our code, in that case we can use the encapsulations. Here it is saying that define a private data member in a class. पहले हम लोग एक private data member बनाएंगे एक class में, जैसे कि हमारे पास एक class है और ये सब हम लोग डिलीट कर देते हैं, और एक प्राइवेट डेटा मेंबर बनाना था और हम लोगों ने ये प्राइवेट डेटा मेंबर बना लिया। चलिए, define public set and get accessor function which can use to access this private data member। और हमारे पास एक पब्लिक के अंदर, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पे पब्लिक और उसके अंदर एक फंक्शन हम लोग बना देते हैं गेट, और ये गेट फंक्शन क्या करेगा, उस प्राइवेट वाले को जाके एक्सेस करेगा, जो कि आउटसाइडर के लिए पॉसिबल नहीं था। अगर यहाँ पे हम लोग सी आउट करें और empid करें, तो बाय यूजिंग दिस वी कैन एक्सेस इट। ये दोनों एरर दे रहा बिकॉज देयर इज नो सच फंक्शन अवेलेबल हियर। ओके, एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल आप गिटहब चैनल पे देख सकते हैं। लाइक दिस इज माई गिटहब अकाउंट and here I have multiple repository here, like for C++ I think I have placement coding 18 days coding challenge, where is C++, here C++ programming all codes। यहाँ पे I think मैंने सारे टॉपिक्स के लिए फोल्डर बना के रखे हैं आगे, और कुछ बिना फोल्डर के भी हैं, और यहाँ से आप लोग कोड्स देख सकते हैं। लाइक क्लास के अंदर क्लास क्या बन सकता है, क्या हैव यू एवर इमेजिन दैट वी आर क्रिएटिंग अ क्लास इनसाइड अ क्लास और नॉट। इस टाइप के कोड्स मैंने किए हैं, और आप लोगों को जब भी देखना हो ऑब्जेक्ट एज अ एरे, तो आप यहाँ पे आए और बस यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप लोग कोड देके समझ सकते हैं। चलिए वापस हम लोग अपने कोड पे आते हैं। तो हम लोग इनकैप्सुलेशन क्यों करते हैं? मे बी इफ यू नीड सिक्योरिटी इन आवर प्रोग्राम देन वी कैन यूज इनकैप्सुलेशन। तो आगे पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। एज अ डेफिनेशन, a special method, constructor is what? It is a special method which is used to initialize the object.
मेनली जब हम लोग क्लास बनाते हैं उसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हम लोग बनाते हैं उसको वैल्यूज देने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे क्लास में देखते हैं हमारे क्लास में अगर ये एक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है, इसके पास तो कोई वैल्यू नहीं है। इसको एट द टाइम जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो इसको वैल्यूज देने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे तो वैल्यू दे नहीं रहे हैं, लाइक 100 वैल्यूज तो दे नहीं रहे हैं। इसको कुछ वैल्यूज देने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। जब भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। लाइक वी डोंट हैव टू कॉल द कंस्ट्रक्टर स्पेशली, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास नेम। जो हमारे क्लास का नेम होगा, लाइक यहाँ पे हमारे क्लास का नाम एम्प्लॉय है, तो यहाँ जो फंक्शन बनेगा जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलेंगे वो भी सेम नेम का होना चाहिए विद सेम स्पेलिंग। और ये एक फंक्शन है, एज अ फंक्शन है, बट इसका कोई रिटर्न टाइप आगे नहीं होगा। तो ये क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। और ये जब भी हम लोग बनाएंगे ये पब्लिक सेक्शन के अंदर बनाएंगे। तो ये दो डिफरेंस है सिंपल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में। पहला डिफरेंस क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी बनेगा पब्लिक के अंदर बनेगा, मीन्स ये पब्लिक सेक्शन में होना चाहिए कंस्ट्रक्टर। दूसरा, इसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ये दो डिफरेंस है सिंपल फंक्शन जिसको हम लोग सिंपल मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर में। आगे देखते हैं। इट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप, हो गया ये, इट इज ऑलवेज इन द पब्लिक। So in simple word, we can say that what is constructor? It is a special type of function which have the same name as the class name, which is being called when we are creating the instance of the class, and it don't have any return type, and it is always declared inside the public section. तो ये एक important definition है जो कि constructor को बहुत अच्छे से define करता है। आगे हम लोग देखते हैं constructor का type। पहला टाइप होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा क्या होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद होता है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। तीनों कंस्ट्रक्टर को अच्छे से हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन और सिंटेक्स के साथ। बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। हियर व्हाट वी हैव क्रिएटेड, वी हैव अ क्लास नेम एज एम्प्लॉय। उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक डेटा मेंबर है जो कि ऊपर में कोई हमारा एक्सेस स्पेसिफायर नहीं मेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पब्लिक सेक्शन यहाँ से डिफाइन किया और उसके अंदर जो हमारे क्लास का नाम था सेम नाम का एक मेथड बना है, ये स्पेशल मेथड है और ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। तो ये कैसा कंस्ट्रक्टर है, ये एक पैरामीटर ले रहा है। तो हम लोग आगे देखेंगे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो इसके अंदर कुछ ये वैल्यूज आएगा, कुछ वैल्यू आएगा आईडी एज ए इंटीजर। वो क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी जो कि डेटा मेंबर है इस क्लास का, प्राइवेट डेटा मेंबर है, उसको ये वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। तो हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर का, वी आर यूजिंग द कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर, एंड व्हेन द डेटा मेंबर इज इनिशियलाइज, व्हेन द इंस्टेंस ऑफ द क्लास मींस व्हेन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। वो कैसे प्रूव होता है वो हम लोग नीचे देखते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसका काम है एम्प्लॉय आईडी को वैल्यू देना। अब हम लोग आते हैं, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि क्लास कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये हमारा अभी तक था। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, ये एरर आ रहा है, क्यों, बिकॉज व्हेन वी आर क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ द क्लास तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कौन सा है, हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बोल रहा है that you are creating the object, and the definition says that when you are creating the object instance, then the constructor will be automatically called. So यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो रहा है, बट वो देख रहा है कि अरे मेरे पास तो एक आर्गुमेंट आना चाहिए और यहाँ तो हम लोग कोई आर्गुमेंट दे नहीं रहे हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक आर्गुमेंट देंगे लाइक एनी नंबर, लाइक हियर आई एम पासिंग 100। तो जैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर सॉरी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बोले कि आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, और अगर तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टर है जो कि सिंगल आर्गुमेंट लेता है तो उसमें ये वैल्यू ले जाओ और बिठा दो। तो ये जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये 100 आईडी में आएगा और ये आईडी क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी में इनिशियलाइज कर देगा। सो नाउ इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर वैल्यू क्या हमारे पास स्टोर है, ये 100 स्टोर हो जाएगा।
ये विजिबल तो नहीं है बट कुछ ऐसा हो जाएगा, देखने में ऐसा लगेगा। चलिए, और तो जब हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो उसको कॉल कैसे करना है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अगर सिंगल आर्गूमेंट वाला है तो सिंगल आर्गूमेंट यहाँ पे पास करेंगे, कोई आर्गूमेंट नहीं है तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को समझना था कंस्ट्रक्टर, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंटेक्स है कंस्ट्रक्टर का। पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम लोग और देखते हैं। डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा हमारा, ये सिंपल सा मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्पेलिंग मैच करे, ये एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉय, फंक्शन का नाम जो कि हमारा स्पेशल फंक्शन है और क्लास का नाम अगर मैच कर जाता है देन दैट इज अ कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारा क्या है, मेंबर फंक्शन। क्लास के अंदर जो भी फंक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन। तो ये मेंबर फंक्शन एम्प्लॉय आईडी को बस शो करेगा। चलिए, तो इस प्रोग्राम का फ्लो कैसा होगा। सबसे पहले क्लास का एक इंस्टांस बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उसके अंदर जो दूसरा डेटा मेंबर है, सॉरी मेंबर फंक्शन है, उसको कॉल करेंगे। वो क्या करेगा, डेटा मेंबर जो कि एम्प्लॉय आईडी है उसको हम लोग को डिस्प्ले करेगा। अभी हमारा डिस्प्ले क्लियर कर देते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, कंट्रोल एस, और ये प्रोग्राम रन होता है। हम लोग 100 आउटपुट पास किए थे यहाँ से एज ए इनपुट, आउटपुट में हमारा 100 आता है, मतलब ये 100 गया यहाँ पे और ये इनिशियलाइज किया यहाँ पे और वापस से डिस्प्ले फंक्शन इसको कॉल किया और हमारे स्क्रीन पे ये 100 आ गया। तो ये हमारा सिंपल सा कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम लोग देखेंगे पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। व्हाट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डेफिनेशन क्या बोलता है, अ कंस्ट्रक्टर व्हिच हैज नो आर्गुमेंट is known as default constructor. It is invoked or called at the time of creating the object or instance. ये ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं होता। और ये कब कॉल होता है, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट या इंस्टांस जो भी बोले आप वो बनाते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और ये अपना काम करके वहां से खत्म हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग अपने पीछे वाले कोड में देखते हैं। ये बोलता है ये इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं होता, तो इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं होगा जब हम लोग इंस्टांस बनाएंगे। यहाँ पे भी इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ काम दे देते हैं, लाइक जैसे ही ऑटोमेटिकली अगर ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो शो मी समथिंग लाइक सी आउट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये हमारा नाउ जैसे ये फंक्शन, ये हम लोग इंस्टांस बनाएंगे, कोई आर्गुमेंट इस बार हम लोग नहीं पास करने वाले। ये भी हम लोग हटा देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, बस ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। इसको भी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और ये आउटपुट देगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। यहाँ से सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज करते हैं, सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। हमारे पास आउटपुट आया कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सो ये प्रोग्राम ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी के लिए हम लोग अभी कुछ यूज नहीं किए। ये एक क्लास है एम्प्लॉय का, ये एक कंस्ट्रक्टर है पब्लिक सेक्शन के अंदर और इसका काम है कि ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, बट जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने बार ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका हम लोग, जैसे बैटरी लो, ओके कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग E2 बनाते हैं, E2 और E1 दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल होना चाहिए, 2 बार। तो हमारे स्क्रीन पर आउटपुट आना चाहिए 2 बार, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और यहाँ न्यू लाइन के लिए हम लोग हैंडल दे देते हैं, सेव करते हैं। तो हम लोग आउटपुट आना चाहिए, पहला ऑब्जेक्ट बना होगा तब ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ होगा तो आउटपुट देगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। दूसरा ऑब्जेक्ट बना होगा तो ये आउटपुट दिया होगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, 2 बार आउटपुट। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। हमारे पास आउटपुट आया कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड।
तो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को 2 बार कॉल किया, मीन्स we are creating 2 instance of the classes, and when we are creating the 2 instance of the classes, then 2 times the constructor is being called. चलिए, then after we have to go for parameterized constructor. I think yes. What is the definition of parameterized constructor? A constructor which has parameter is called parameterized constructor. जैसा कि पहला एग्जांपल हमारा था, ये सेम हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर अगर हम लोग दे देते हैं इंट और id, ये एक आर्गुमेंट लेता है, तो ये क्या हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। इसको हम लोग मेनली यूज कर रहे हैं क्यों, इनिशियलाइज करने के लिए। हम लोग कह दें कि एम्प्लॉय id है, उसमें id लाओ और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करो, ये डिस्प्ले फंक्शन को भी एक्टिव कर देते हैं हम लोग। ओके, अब ये हम लोग 2 बार इंस्टांस, मीन्स वी आर क्रिएटिंग 2 टाइम्स इंस्टांस ऑफ द क्लास, बट इट्स शोइंग एरर। क्यों, ये बोल रहा है कि ओके वी डू हैव अ क्लास, बट जब हम लोग ऑब्जेक्ट उसका बना रहे हैं तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जैसे ही बना है, बोले अरे मेरे पास तो एक कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर है तो वो आर्गुमेंट लेता है, और आप तो आर्गुमेंट पास ही नहीं करे, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट देंगे, पहले वाले में 100 और दूसरे वाले में इंटीग्रल आर्गुमेंट होगा 200। तो ये क्या करेगा, 2 ऑब्जेक्ट बना रहा है, E1 के लिए क्या करेगा, ये एम्प्लॉय आईडी 100 हो जाएगा, और E2 के लिए एम्प्लॉय आईडी 200 हो जाएगा। तो लेट्स चेक, ये हमारा E1 के लिए है, और 2 बार हम इसको बनाते हैं, तो हमारे डिस्प्ले पे आना चाहिए एक बार 100 और एक बार 200। लेट्स लेट इट एंड सेव इट एंड रन। पहले ऑब्जेक्ट के लिए हमारा आउटपुट आया 100 डिस्प्ले मेथड से, और दूसरे के लिए 200। मतलब ये बोल रहा है कि E1 ऑब्जेक्ट बना होगा तो ये 100 वैल्यू आईडी में आया होगा, यहाँ पे ये आईडी एम्प्लॉय आईडी को इनिशियलाइज किया होगा, कितने से, 100 से, और E1 का जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ तो वो बोला कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर जो भी वैल्यू है E1 के लिए वो दिखा दो, तो E1 के लिए 100 था, वो हमारे डिस्प्ले पे आ गया। वैसे ही जब E2 ऑब्जेक्ट बना होगा उसके लिए एम्प्लॉय आईडी इनिशियलाइज हुआ होगा 200 से, और E2 का प्रोग्राम में कभी भी जब भी आप यूज़ करेंगे और उससे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो बोलेगा एम्प्लॉय आईडी E2 के लिए कितना है, तो बोलेगा मेरे पास तो 200 है, और ये हमारे डिस्प्ले पे यहाँ पे 200 आ गया। तो ये हमारा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इट इज़ नॉट compulsory to pass single argument, as much argument we need we can pass here, like यहाँ पे हमारे पास अभी एक आर्गुमेंट है, बट अगर हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे int या फिर float में क्या दे दे, सैलरी दे दे, तो यहाँ पे हम लोग को 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। float वैल्यू अगर हम दे दें यहाँ पे वैल्यू, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सैलरी इक्वल टू वैल्यू, ये यहाँ पे, और इस बार क्या करेंगे हम लोग, एक और लाइन नीचे आते हैं और यहाँ पे डेटा मेंबर ऑफ द क्लास न्यू इज सैलरी, और इस बार फिर से वापस एरर आया कि ये हम लोग इंस्टांस क्लास का बना रहे हैं, बट जैसे ही बना रहे हैं बोला अरे मेरे पास तो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, बट जैसे ही ये कॉल होगा बोलेगा कि अरे आप तो सिंगल आर्गुमेंट दे रहे हो और मेरे पास ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 आर्गुमेंट लेता है, तो ये यहाँ पे हम लोग को दूसरा आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। एक के लिए 5000 पास करते हैं और दूसरे के लिए 10,000। ओके, अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे। पहले तो हम लोग को आउटपुट आना चाहिए 100, 5000, उसके बाद न्यू लाइन में 100 एंड 5000। उसके पहले यहाँ पे हम लोग एक और कुछ देते हैं सी आउट, ताकि पता चले कि ये न्यू प्रोग्राम के लिए, और यहाँ पे हम लोग हैंडलर दे देते हैं न्यू ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। पहला ऑब्जेक्ट उसका आईडी 100, उसका सैलरी 5000, उसके बाद न्यू लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे ये एस्टेक पास किए। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, उसका एम्प्लॉय आईडी 200 और उसका सैलरी 10,000। ठीक है,
तो इससे हम लोग क्या पता करते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर मोर देन वन आर्गुमेंट भी हम लोग पास कर सकते हैं और बिना आर्गुमेंट के भी हम लोग पास कर सकते हैं। वो क्या कहलाएगा? वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ओके, पैरामीटराइज हो गया, डिफॉल्ट हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। बट कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कैन वी पास मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ क्लास। मतलब कि यहाँ पे अभी तो हम लोग एक कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हैं, क्या एक क्लास में हम लोग एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? लेट्स चेक। हाँ, बना सकते हैं। ऐसा हम लोग करें कि हम लोग हर बार एम्प्लॉय आईडी और वैल्यू को नहीं, बस एम्प्लॉय आईडी को इनिशियलाइज करना है। फॉर एन एग्जांपल, ऐसा हम लोग करते नहीं है, बट अगर ऐसा करना हो तो वापस से हम एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और इसके अंदर, या फिर ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम लोग जो कि कोई आर्गुमेंट ही नहीं लेता। वापस से इसको बनाए हम लोग और यहाँ पे इसको कर दिए सी आउट और लिखते हैं आई डोंट टेक एनी argument and I am the second one constructor. I'm the second one constructor. Second one constructor of the class. और यहाँ पे हम लोग हैंडल लगाते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो जब ये प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे तो एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, किसके लिए? ये कंस्ट्रक्टर है दो आर्गुमेंट वाले के लिए। अब पहले इसको हम लोग रन करते हैं, कंट्रोल एस और ये सेव। ये देखिए, हम लोग जब भी इंस्टेंस बना रहे हैं अभी प्रोग्राम में तो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं जो दो आर्गुमेंट लेता है। बट अगर हम लोग को इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो हम लोग कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे। तो ये हम लोग इसको हटाते हैं यहाँ से और ये इसको हटाते हैं। पहले ये क्या दे रहा था? एरर दे रहा था बिकॉज वी वर हैविंग ओनली वन कंस्ट्रक्टर एंड दैट वाज देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ two argument, but here we do have two constructor. One is having two argument and one is having no argument. So when we are initializing data members, so this time at the time of creating the instance of the class, we are calling the default constructor. So let's check the output. हमारे पास वो भी constructor है अभी, ये दो argument वाला और एक बिना argument वाला। इस बार कुछ वैल्यू नहीं पास करे s and run the program. First we should clear it. और ये डिस्प्ले फंक्शन के कारण गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है, बस ये हम लोग करते हैं। चलिए, एज इट शो इन डिस्प्ले। ओके, दो बार हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं, दो बार आउटपुट आना चाहिए हमारा क्या? आई डोंट टेक एनी आर्गुमेंट एंड आई एम द सेकंड कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। ओके, एंड लेट्स रन द प्रोग्राम। पहला बार आई डोंट टेक एनी आर्गुमेंट एंड आई एम द सेकंड कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, और दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए भी फिर से आई डोंट टेक एनी आर्गुमेंट एंड आई एम द सेकंड कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। सो यहाँ से हम लोग ये सीखते हैं कि एक क्लास के अंदर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो सकता है और किस कंस्ट्रक्टर को कब कॉल करना है ये हमारे प्रोग्राम पे और प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अगर यहाँ पे हम लोग दो आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पास करेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. For the definition, the copy constructor is a type of constructor which is used to create copy of existing object of a class. A copy constructor is a member function that is initialize an object using another object of the same class. अगर सिंपल भाषा में अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग एक इंस्टेंस बनाते हैं, इसको पैरामीटराइज से पास करते हैं 100 and 4000, तो हमारे पास क्या है? एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कि 1000 वैल्यू लेता है फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए, आईडी के लिए, एंड 4000 सेकंड सैलरी के लिए। बट हम चाहते हैं कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट बने E2, बट इसमें हम लोग कोई वैल्यू पास ना करें, बट उसके अंदर ये वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए है और ये वैल्यू सेकंड आर्गुमेंट के लिए है। हम लोग को अगर ये करना हो, ठीक है, मीन्स कि इस बार हम लोग आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे E2 में और हम लोग चाहेंगे कि ये आर्गुमेंट उसके अंदर आ जाए
और ये आर्गुमेंट इसके अंदर। मीन्स E1 से भी अगर कॉल करें तो यही आउटपुट आया डिस्प्ले में, E2 से भी कॉल करें तो यही आर्गुमेंट आया। मीन्स ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एज इंस्टांस सेम हो। उसके लिए हमारे पास ये उसके लिए सिंटेक्स है। सबसे पहले हम लोग क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है। उसके अंदर जब भी हम लोग, ये हमारा हो जाएगा कंस्ट्रक्टर का नाम जो कि इस क्लास के सेम नेम के जैसा, ये उसका रिटर्न टाइप होता है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप क्या डालेंगे, क्लास का नाम, और यहाँ पे रेफरेंस में जो भी पहले ऑब्जेक्ट का होगा कोई भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन जब ये कॉल करेंगे तो एज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। फॉर एन एग्जांपल हम लोग आगे देखते हैं इसका, ये रहा, इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट। अब हम लोग आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पे। हमारे पास क्या है, एक क्लास है स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर दो डेटा मेंबर है लाइक आईडी एंड नेम, और ये क्या है, दोनों प्राइवेट है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक सेक्शन में आते हैं और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर दो आर्गुमेंट होता है, एक इंटीग्रल जो कि इंटीजर बोला जाता है उस टाइप का, दूसरा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो आई के अंदर कुछ वैल्यू आएगा, वो आईडी में इनिशियलाइज हो जा रहा है यहाँ पे। स्ट्रिंग के एन में कुछ वैल्यू आएगा, वो यहाँ पे एन से नेम में इनिशियलाइज हो रहा है, तो इसमें वैल्यू इनिशियलाइज होगा। तो जो पहला कंस्ट्रक्टर है हमारा, वो क्या कर रहा है, हमारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अगर ध्यान से हम लोग देखें तो इसका भी नाम और इसका भी नाम एज अ सेम नेम ऑफ द क्लास, बट इसके अंदर ये कॉन्स्ट इज नॉट कंपल्सरी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डेटा टाइप क्या होगा, क्लास के टाइप का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करेंगे। किस ऑब्जेक्ट का, पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे पास करेंगे और उसके थ्रू हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये पहले क्लास का नाम, उसका इंस्टांस मीन्स उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, और उसके अंदर 101 पास किए, तो वो 101 आई में आया और 101 यहाँ पे आईडी के पास, मीन्स यहाँ पे 101 आया होगा। चलिए आईडी में हमारा वैल्यू आ गया। उसके पास दूसरा आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं राहुल या फिर राम। राम, तो ये राम कहाँ गया होगा वैल्यू, स्ट्रिंग के एन में, और ये एन किसको दे रहा है वैल्यू, नेम को इनिशियलाइज कर रहा है, और ये नेम में राम आ गया होगा यहाँ पे ऐसे, लाइक दिस, ऐसे। तो पहला कंस्ट्रक्टर क्या किया, दोनों डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया। तो पहला जो स्टूडेंट 1 था, उससे अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट 1 डॉट डिस्प्ले, मतलब स्टूडेंट 1 के पास जो वैल्यू है, लाइक आईडी में आया होगा 101, उसको डिस्प्ले कर दो। नेम में आया होगा, नेम मीन्स राम, उसको डिस्प्ले कर दो। तो हमारे पहले ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 का काम क्या है, दो वैल्यू लेके जाओ, दोनों डेटा मेंबर है उसको इनिशियलाइज करो, बस ये काम है उसको। अब हम लोग चाहते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट 2 से, बट इस बार हम लोग कोई वैल्यू यहाँ पे एज आर्गुमेंट पास ना करें, ठीक है, कोई आर्गुमेंट यहाँ पे पास ना करें, बट हम चाहते हैं कि ये जो आर्गुमेंट पहले वाले में पास किया था सेम टू सेम इसमें भी यहाँ पे आ जाए, लाइक दिस, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, ऐसे हो जाए। अभी तो दो आर्गुमेंट है तो आसान है, बट कभी कभी प्रोग्राम में हम लोग को पता नहीं होता, रन टाइम पर डिसाइड करना होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सिंपली ऐसे, ये क्लास का नाम, यहाँ से ऑब्जेक्ट बना। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पहला जो ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट 1, वो स्टूडेंट 2 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स उसका जो आर्गुमेंट होगा इसमें भी पास कर दो, ठीक है। तो जैसे ही इसका हम लोग कोड देखेंगे तो इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर का सेम फॉर्मेट, स्टूडेंट क्लास का नाम, बट यहाँ पे जो आर्गुमेंट है, हम ध्यान से अगर देखें तो यहाँ दो आर्गुमेंट था, ठीक है, बट यहाँ सिंगल आर्गुमेंट है। ये ना ही इंटीजर टाइप का है ना ही स्ट्रिंग टाइप का है, ये किस टाइप का है, यहाँ पे हम लोग क्लास टाइप का, मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा। हम यहाँ पे अगर वैल्यू पास करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा, नहीं है स्ट्रिंग आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट टाइप का जो कि क्लास टाइप का, उसका वैल्यू का रेफरेंस आ रहा है, मतलब जो भी ये होगा स्टूडेंट 1 में उसका रेफरेंस यहाँ पे आएगा। वो भी चाहे वेरिएबल है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा, किस ऑब्जेक्ट का, पहले वाले ऑब्जेक्ट का, स्टूडेंट 1 का।
इसका ऑब्जेक्ट। ओबीजे का मतलब यहाँ क्या है, student1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए id इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब पहला ऑब्जेक्ट डॉट id, पहला ऑब्जेक्ट के अंदर जो id के अंदर वैल्यू है उसको ले आओ और इस वाले ऑब्जेक्ट के id में डाल दो। और नेम में क्या वैल्यू डालना है, बोलेगा ऑब्जेक्ट मीन्स पहले वाले ऑब्जेक्ट का के पास जाओ और उसके नेम में मीन्स उसके इस वाले नेम में जो वैल्यू पर है उसको ले आओ और इस वाले ऑब्जेक्ट के नेम में डाल दो। मीन्स अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ये हमारा अगर पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। पहले ऑब्जेक्ट में 2 होगा, एक इधर और एक इधर, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी। यहाँ हमारा है अगर पेन पेन तो हैंग हो गया, इसको छोड़ देते, ये काम नहीं कर। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है और ये हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मीन्स कि पहले ऑब्जेक्ट के अंदर 2 पार्टीशन होगा, ये इंटीजर वैल्यू के लिए और ये नेम के लिए, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। इसके अंदर भी हम लोग बना रहे हैं, बट ये अगर हमारा obj1 था तो इसके रेफरेंस से यहाँ पे आएगा, मीन्स obj डॉट इंटीजर वाला वैल्यू और यहाँ पे obj डॉट स्ट्रिंग वाला वैल्यू, इसके रेफरेंस से ये वैल्यू भी इसमें आ जाएगा। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम लोग student2 से अगर डिस्प्ले को कॉल करेंगे या फिर student2 से id को चेक करेंगे तो वो क्या होगा, जो student1 में वैल्यू हमारे पास होगा वही student2 में भी होगा id के लिए। जो student1 में नेम के लिए पास होगा वही student2 में एज अ रेफरेंस से नेम के लिए पास होगा। तो हम लोग एक बार डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, id को एक बार दिखाएगा, नेम को एक बार दिखाएगा। तो हम लोग डिस्प्ले फंक्शन 2 बार कॉल करेंगे, एक बार student1 के ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है student2। दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एक बार डिस्प्ले फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। ओरिजिनल स्टूडेंट आईडी इज 101 एंड नेम इज राम एंड कॉपीड, मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, कॉपीड स्टूडेंट आईडी इज 101 एंड राम। तो दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम आर्गुमेंट से पास कर रहे हैं। ये तो हमारा पहला था कॉपी, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इसको हम लोग क्या किए, कॉपी कंस्ट्रक्टर से student2 में भी इंसर्ट कर दिया। तो ये था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का कोड। इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रक्टर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, बट अगर प्रोग्राम को रन करके अगर जो मेमोरी यूज़ होता है उसको अगर हम फ्री ना करें तो मेमोरी लीक और मेमोरी से रिलेटेड मल्टीपल प्रॉब्लम्स अकर कर सकता है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। मीन्स जो मेमोरी यूज़ हो गया अब उसका काम नहीं, उसको हम लोग फ्री कर दें फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए। डेफिनेशन क्या बोलता है, डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन which destruct or delete an object. If you are deleting an instance, if you are deleting an object means what, like जैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं डेटा मेंबर को, वो वैल्यू मिलता है उसको और मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और जैसे डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे वो फ्री हो जाएगा, मीन्स वो मेमोरी रिलीज हो जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेस। A destructor is called automatically, like constructor it is being called automatically when object goes out of the scope. Out of the scope means what, पैरेंथेसिस के अगर बाहर प्रोग्राम उस पैरेंथेसिस से बाहर जाता है तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर शुड नॉट हैव एनी पैरामीटर। जब भी हम लोग डिस्ट्रक्टर बनाते हैं उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं। देयर क्या, डिस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज अ क्लास प्रीसीडेड बाय द टिल्ड साइन। मीन्स डिस्ट्रक्टर का नाम सेम एज द क्लास नेम होता है, मीन्स सेम नेम एज कंस्ट्रक्टर होता है, बट उसके आगे एक टिल्ड साइन होता है जिसको इससे डिनोट करते हैं हम लोग। ये इसके अंदर जो पड़ा है ये
देयर कैन ओनली बी वन डिस्ट्रक्टर इन द क्लास। एक क्लास के अंदर हम लोग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर तो रख सकते हैं, बट एक क्लास के अंदर हमेशा एक डिस्ट्रक्टर होगा। When a class contain a pointer to a memory allocation in a class, we should write a destructor to release it. Exactly. जब हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं, तो आगे जाके अगर उसको हमको रिलीज करना है मेमोरी को, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डिस्ट्रक्टर यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू डिफाइन अ डिस्ट्रक्टर? ऑप्शन 1 is like inside a class we are defining mobile and this destructor sign, destructor called, ये उसका आउटपुट है। ऑप्शन 2 मोबाइल, उसके अंदर कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि डिस्ट्रक्टर कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, डिस्ट्रक्टर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लेता। तो सेम नेम एज ए क्लास, ओके, इसके पास टिल्ड साइन है, इसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। ये हमारा गलत होगा, क्यों? वी आर पासिंग आर्गुमेंट इनसाइड अ डिस्ट्रक्टर एंड दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डिफाइन अ डिस्ट्रक्टर। तो ये रहा हमारा डिस्ट्रक्टर। एक क्लास के अंदर हमारे पास अगर डिस्ट्रक्टर बनाना हो तो सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग बनाते हैं। कैसे होगा वो डिस्ट्रक्टर? एक क्लास, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को अगर हमको रिलीज करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग सेम नेम एज अ क्लास, एम्प्लॉय, इसके पास ये पैरेंथेसिस और ये टिल्ड साइन। ये टिल्ड साइन होता है स्केप के जस्ट नीचे, ऐसे नहीं, सेफ्ट के साथ इसको हम लोग दबाएंगे और यहाँ पे हम लोग नीचे चेक करते हैं कि कॉल होता है या नहीं ऑटोमेटिकली। एक सी आउट का साइन देंगे यहाँ पे हम लोग और ये बोलेंगे what we have to say, destructor is called, ये अगर ऑटोमेटिकली आता है, इस एम्प्लॉय को हम लोग कॉल नहीं करेंगे फंक्शन को, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होना चाहिए। 2 बार ऑब्जेक्ट बना रहे थे हम लोग 1 बार ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं डिफॉल्ट वाले के लिए। लेट्स सी, कोई प्रॉब्लम प्रोग्राम में आई थिंक नहीं है। लेट्स रन इट। इंट मेन, क्या प्रॉब्लम आया इसमें? ये सही है, ये भी सही है। एरर, रिडेफिनेशन ऑफ इंट मेन। अच्छा, हम लोग प्रोग्राम में 2 बार मेन यहाँ हमारे पास नीचे है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, सेव करके वापस। आई डोंट टेक एनी आर्गुमेंट, हमारा पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ऑटोमेटिकली, कोई आर्गुमेंट वाला नहीं था। डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और ये डिस्ट्रक्टर लास्ट में जैसे ही स्कोप से बाहर आया, मतलब अब बाहर आने वाला, ये कॉल हो गया। तो हम लोग देख चुके हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना है कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा था, बट ये ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और एंड में एक डिस्ट्रक्टर को कॉल किया और ये प्रोग्राम वहाँ पे बंद हो गया। तो एक तरीका है कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसका काम क्या है दोनों का, वो भी हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो में अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो कि क्लास का मेंबर फंक्शन ना होते हुए भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और पब्लिक को तो हम लोग ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर लेते हैं, बट फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, क्लास के अंदर जो भी प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उसको एक्सेस करने में हम लोग को हेल्प करता है। तो एज एन डेफिनेशन हम लोग पहले देखते हैं, इट कैन एक्सेस all the private and protected member of a class. It can be a member function or data member. It can access without object of a class. Yes, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हम लोग क्या देखे कि वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहा था। इट कैन डिफाइन आउटसाइड ऑफ द क्लास स्कोप, मतलब ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि बस क्लास के अंदर हम लोग बताएंगे दैट इट इज अ फ्रेंड, बट उसका डेफिनेशन outside of a class होगा। Prototype of a friend function must be declared inside the class, means what is the function, name of the function, return type and argument should be declared inside the class, but definition should be outside the class। मतलब हम लोग क्लास के अंदर बस बताएंगे कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका ये रिटर्न टाइप है, जिसके अंदर ये आर्गुमेंट है, उसके पहले हम लोग बस एक कीवर्ड लगाएंगे फ्रेंड और बाकी उसका पूरा डेफिनेशन क्लास के बाहर होगा।
आगे हम लोग देखते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। इसका सिंटेक्स ऐसा होगा, जैसे हमारा ये क्लास है, उसका क्लास नेम होगा, उसके अंदर कहीं भी हम लोग ये कीवर्ड लगाएंगे फ्रेंड, उसके बाद उसका रिटर्न टाइप फंक्शन का, उसके बाद फंक्शन का नेम एंड उसके अंदर ये आर्गुमेंट। तो पॉइंट टू बी नोटेड, हमारा आर्गुमेंट किस टाइप का होगा यहाँ पे। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। Like here we have a class A and a private data member is X and public here we have constructor। बट इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट VS कोड पे चलते हैं। ये हमारे पास एक क्लास A है, उसके अंदर दो डेटा मेंबर है A एंड B, और ये क्या है, ये प्राइवेट है। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ पास नहीं किए तो ये क्या होगा, ये प्राइवेट होगा, नहीं भी लिखे फिर भी ये प्राइवेट होगा। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है क्या, इनपुट फंक्शन, और ये पब्लिक है, मींस ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कैन बी एक्सेस्ड, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम लोग मेन में आते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए और ओबीजे, ये हम लोग का ये ऑब्जेक्ट बन गया, किसका, क्लास ए का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके ओबीजे डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए, इस क्लास का एक इंस्टांस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये इंस्टांस का नाम होता है obj। अब इस इंस्टांस के थ्रू हम लोग उसके मेंबर फंक्शन जिसका नाम इनपुट है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। ओके, नाउ अभी तक फ्रेंड फंक्शन नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ये रहा उसका सिंटेक्स। कीवर्ड क्या हुआ हमारा, फ्रेंड सबसे पहले लगाएंगे हम लोग। उसके बाद रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम हम लोग क्या देते हैं, ऐड। ओके, नाउ उसके अंदर जो पैरामीटर होगा जिसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं वो किस टाइप का होगा। तो ये जब भी फ्रेंड फंक्शन लेगा आर्गुमेंट, वो क्लास टाइप का होगा। इसको आप क्लास टाइप बोलो या ऑब्जेक्ट टाइप बोलो, ठीक है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस यहाँ पे पास होगा। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये प्रोग्राम यहाँ पे इसका रेफरेंस छूट गया। ओके, हमारा ये फ्रेंड फंक्शन यहाँ डिक्लेयर हो गया। अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन इसका देते हैं। तो यहाँ क्लास खत्म होता है, ये क्लास के बाहर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। हमारा ये क्या है, ये void add फंक्शन है, उसके अंदर a और ये ऑब्जेक्ट ले रहा है। ओके, इसका डेफिनेशन क्लास के बाहर होगा। ओके, बोथ प्लेसेस वी हैव टू पास द रेफरेंस। हम लोग यहाँ पे इसका रेफरेंस पास करते हैं। ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है, बट क्लास के अंदर बस हमको बताना है कि ये फ्रेंड है, बाहर नहीं। बाहर नॉर्मल जैसे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं वैसे डिफाइन करेंगे। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप void, आर्गुमेंट ये हो गया। अब हम लोग करते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाए जो कि लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के लिए। उसके बाद उसमें हम लोग a मतलब क्लास का ये प्राइवेट डेटा मेंबर है, क्लास a का, इसको हम लोग obj.a से कर सकते हैं, नहीं। obj.b से कर सकते हैं, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस obj इंस्टांस ऑफ क्लास। इसके थ्रू हम लोग प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। तो हम लोग क्या किए, एक फ्रेंड फंक्शन बनाए। अब ये फ्रेंड फंक्शन इस प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा। लेट्स सी हाउ। हमारे पास ये रेफरेंस है obj, हम क्या कर रहे हैं, obj.a मींस obj.a दिस वन प्लस obj.b मींस दिस वन। किसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, इस रेफरेंस के थ्रू। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सम करके दिखा देंगे वो सी क्या है। तो ये फंक्शन का मेनली काम क्या है, ये फंक्शन का मेनली काम है, ये एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है जिसका नाम है सी, और उसके अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं क्या, हम लोग उसके अंदर जो दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स थे क्लास के ए एंड बी, क्लास के अंदर जो प्राइवेट डेटा मेंबर थे ए एंड बी, जिसको डायरेक्टली हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ये फ्रेंड फंक्शन क्या किया, उन दोनों को एक्सेस किया, उनका सम कर रहा है और वो हम लोग को डिस्प्ले कर रहा है। तो ये फ्रेंड फंक्शन है, ये क्लास में जाके बताता है दैट आई एम अ फ्रेंड ऑफ दिस क्लास, दैट्स इट, एंड नाउ आई कैन एक्सेस
the private and the protected one of the class. ओके अगर अब हम लोग को इस फंक्शन को रन करना है तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आते हैं, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड करते हैं हम लोग। ये आर्गुमेंट किस टाइप का ले रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का, तो हम लोग यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे obj। ये अब हम लोग इसको रन करते हैं। सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएट होगा, उसके बाद इनपुट फंक्शन को डॉट ऑपरेटर से कॉल कर रहे हैं। इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और वो दो वैल्यू को इनपुट ले रहा है और ए में और बी में स्टोर करा दे रहा है। ओके उसके बाद ये ऐड फंक्शन कॉल होगा। ये ऐड फंक्शन क्या है, फ्रेंड फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, एक सी वेरिएबल बना रहा है और सी वेरिएबल के अंदर ए को स्टोर कर रहा है और बी को ऐड करके दोनों को सी में स्टोर कर रहा है और लास्ट में वो डिस्प्ले कर दे रहा है। ओके लेट्स रन दिस प्रोग्राम, save and let's run it. Enter a and b. I am entering a as 15 and b as 16. Sum is 31. Okay. तो ये फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है। अब हम एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन बनाते हैं। ये प्राइवेट सेक्शन है हमारा, इसके अंदर अगर हम लोग बनाए void show, ओके शो, और ये कुछ रिटर्न नहीं करता, बस ये आउटपुट देता है सी आउट I am the private member function of the class. ओके ठीक है, सी आउट सम के बाद एंडल है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारे पास एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन है। इसको अगर हम लोग, इसका नाम क्या है, सो, इसको अगर हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू obj डॉट शो करे तो क्या ये काम करेगा, नहीं। It will reflect an error that show is a private member function of the class and you cannot access the private member function of the class by using the instance of the class. Means you are trying to access the private data member of the class by using the object, that is not possible. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस private function को again इस friend function के अंदर कॉल करके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओके यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, obj इंस्टेंस डॉट शो। तो जब हम लोग ये ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर लास्ट में आउटपुट स्क्रीन पे देगा और उसके बाद ये शो फंक्शन को कॉल कर देगा। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को वापस से सेव करके रन करते हैं। आई थिंक आई हैव, ओके इसको डिलीट करते हैं और ये न्यू टर्मिनल। Enter the value of a and b. Again, I am entering this time 2 and 14. You can see that the output is 16, the sum is 16, and I am the private member function of the class is in our screen as output. Means क्या हो रहा है, हम लोग add function को call किए, ये add function क्या किया, private जो member function था ये, so उसको भी ये call कर पा रहा है। Means we can understand that by using the friend function we can access the private data members as well as the member function of this class. So it can be very useful if we are creating a huge amount of line of code and we have to give the only access to the particular member function. In that case we can declare that member function as a friend to the class. That's it. And for more you can go to the my GitHub profile here. I think here I have uploaded all the codes. Here's my profile. I have uploaded all the codes in this, the codes. Here you can see that I have mentioned more than, I think enough number of codes are there. Like if you have to read about function, like you can read function here, class, object, multiple macros, maths library, private function, palindrome number, friend function, EVM machine, all the codes are there. If you want to learn about programming and their codes, you can refer this repository and my profile for different programming languages. That's all from my side.
Thank you for watching this video. I hope you like the entire content of object-oriented programming in C++. In next video, I'd like to add more content related to the programming. That's all from my side. Thank you so much.